नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे, ये मेरी आशा होती है आपसे। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ। जैसे मैं पिछले वीडियो में मैंने 2-3 वीडियो जो बनाए हैं, ये संज्ञा का वर्गीकरण के भेद, मतलब संज्ञा का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, कितने प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है, संज्ञा का बांटा गया, वर्गीकरण माने बांटा गया है। ठीक है, तो हमने तो बहुत सारी संज्ञाएं पढ़ ली हैं, लेकिन जो 2-3 वीडियो अब बना रही हूँ इसमें क्या है कि मतलब किस प्रकार से संज्ञा उत्पन्न हुई है, कहाँ कहाँ से संज्ञा का जो है उत्पत्ति हुई है, किस किस प्रकार से, और कैसे कैसे उसको बांटा गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा था कि जीवंतता माने प्राणीवाचक संज्ञा, और दूसरा था उसका अजीवंतता अर्थात अप्राणीवाचक संज्ञा। ये पहला वर्गीकरण था मेरी संज्ञा का, मतलब संज्ञा जो मैं पढ़ा रही थी। ठीक है, वो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। और दूसरा वर्गीकरण था कि गणना के आधार पर संज्ञा के भेद, गणना माने गिनती। ठीक है, तो उसके 2 भेद थे। पहला था कि गणनीय संज्ञा यानी ऐसी संज्ञाएं जिसको हम गिन सकते हैं, और दूसरा था अगणनीय संज्ञाएं यानी ऐसी संज्ञाएं जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है पिछले वीडियो में, 3-4 वीडियो हमारा बन गया है, उसमें हमने पढ़ लिया है। अगर आप नए देख रहे हैं तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं हमारा वीडियो ओपन करके। ठीक है, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, ये गणना के आधार पर, जीवंतता के आधार पर हमने ये पढ़ लिया है, उसके भेद भी। ठीक है, और ये सब भी अब हम पढ़ेंगे कि उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। ये उत्पत्ति व्युत्पत्ति एक ही बात होती है कि यानी संज्ञा की उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख रखा है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ संज्ञाएं। पहली कौन सी संज्ञा है? रूढ़ संज्ञाएं। ये उत्पत्ति के आधार पर पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है आपको, उत्पत्ति के आधार पर है ये। दूसरा है यौगिक संज्ञाएं, और तीसरा है योग रूढ़ संज्ञाएं। थोड़ा थोड़ा मैं सबको बता देती हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ एक ही पढ़ाऊंगी, इस वीडियो में एक ही पढ़ाऊंगी। पहला है रूढ़ संज्ञाएं। रूढ़ संज्ञाएं क्या होती हैं? रूढ़ का मतलब होता है ऐसी संज्ञा जो किसी वस्तु के लिए प्रसिद्ध हो गई हो, वह नाम किसी और वस्तु को ना दी जा सके, या ऐसी संज्ञाएं जिसके हम और टुकड़े करें तो उसका कोई अर्थ ना निकले, यानी कि जितनी वो होती है उतना ही उसका अर्थ होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने कई सारे लिख रखे हैं, देखिए मैंने परिभाषा भी लिख ली है। कुछ बच्चे कहते हैं मैम परिभाषा लिख दिया करो, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो उसको हम पढ़ लिया करेंगे, तो इसलिए मैं परिभाषा भी लिख देती हूँ। मैंने लिखा हुआ है ऐसे संज्ञा शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले, यानी कि जिसको हम विभाजित करें तो वो निरर्थक जाए, यानी कि जो टुकड़े करें ना इसका कुछ अर्थ निकले ना उसका कुछ अर्थ निकले। ऐसी संज्ञाएं जो होती हैं वो रूढ़ संज्ञाएं होती है। रूढ़ का मतलब किसी वस्तु के लिए प्रसिद्ध हो जाना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी। जैसे मैंने कहा लिखा हुआ है, ये देखिए कुछ 8-10। रोटी, अब रोटी है, इसको अगर हम रो को अलग कर दें और टी को अलग कर दें तो इसका कुछ अर्थ नहीं होगा, यानी कि ये दोनों कुछ नहीं है। रो माने कुछ नहीं, टी माने कुछ नहीं। अच्छा, अभी अंग्रेजी की बात करूं तो रो का मतलब क्या होता है? रो का मतलब होता है लाइन या कतार, और टी का मतलब क्या होता है? चाय, है ना। तो अंग्रेजी तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम तो हिंदी पढ़ रहे हैं, है ना। तो हिंदी में अगर रो को अलग करेंगे, टी को अलग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि जो रोटी शब्द है ये किसी एक वस्तु के लिए प्रसिद्ध हो गई है। रोटी का नाम लेते ही हमें समझ आ जाता है कि जो हम गोल बेल बेल के गेहूं के रोटी बनाते हैं वो रोटी होती है ना। तो ये जो रोटी जो शब्द बना है ये किसी वस्तु के लिए प्रसिद्ध हो गया है, और उसका नाम लेते ही वो हमारे मन मस्तिष्क में छा जाती है कि ये किस चीज़ को कहा जा रहा है ना। ऐसे ही कपड़ा हो गया, अब इसको हम अगर अलग अलग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन तीनों एक में मिले हुए हैं तो इसका एक अर्थ है, कह रहा है कपड़ा। कपड़ा माने जो हम पहनते ओढ़ते हैं। मकान यानी जिसमें हम रहते हैं, अभी ने तोड़ दो कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। हाथ, हा को अलग करो, था को अलग करो, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पैर, पै को अलग कर दो, रै को अलग कर दो, कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये पैर कह रहा है, यानी मनुष्य जिससे चलता है, जानवर जिससे चलते हैं वो पैर, है ना। मुंह,
हूँ, जिससे खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं, है ना। लेकिन अभी इन्हें अलग कर दो, मैं को अलग, है को अलग, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। गाय है, जैसे गा को अलग करो, या को अलग करो, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। तो भैंस है, इसको देखो, अब बीच में से अगर इन्हें अलग कर दो, कोई अर्थ नहीं, पर अर्थ है। अगर एक में है तो अर्थ है। गाय का मतलब हमारे मन मस्तिष्क छा जाता, गाय ऐसी होती है, काली भूरी, है ना। तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है ये शब्द। लेकिन इसको टुकड़े करोगे तो कोई अर्थ नहीं होगा, दोनों का अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार से इसका है पेड़ हो गया। पेड़ का नाम लेते ही हमें पता चल जाता है, बड़ा सा आकार होता है, बड़ा सा पेड़ होता है ना। पेड़ किसको कहते हैं? छोटे छोटे को नहीं कहते, बड़े बड़े को कहते हैं, पेड़ वो होता है, ठीक है। आम हो गया, अब बड़ा को अलग करो, माँ को अलग करो, कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन एक में मिल करके क्या दिख रहा है? ये आम मतलब एक फल। हमें नाम लेते ही समझ में आ जाता है कि आम क्या होता है, मीठा होता है, ऐसे होता है, हरा होता है, पीला होता है ना। आम के लिए ये शब्द प्रसिद्ध है, लेकिन टुकड़े करोगे तब कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अलग अलग। इमली, इमली जानते होंगे सब लोग। घर, घ और र दो ही अक्षर हैं, लेकिन इससे किसका पता चलता है, किसका बोध होता है? एक घर का बोध होता है जिसमें हम रहते हैं, है ना। तो वैसे तो बहुत बड़ा अर्थ दे रहा है, लेकिन अलग करोगे तो एक भी अर्थ नहीं निकलेगा। राजा हो गया, एक पूरे राज्य का राजा होता है ना ये। लेकिन इन्हें अलग अलग कर दोगे तब रा अलग हो जाएगा, जा अलग हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जा माने जाना हो जाएगा बस, ठीक है। रंक माने भिखारी होता है, अब इन्हें अलग करोगे तो क्या अर्थ निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। ये भिखारी के लिए प्रसिद्ध है। भाई है, ये बहन का जो भाई होता है उसे भाई कहते हैं, और भाई की जो बहन होती है उसको बहन कहते हैं। पर इनके टुकड़े करोगे तो कुछ अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे शब्द थे जो मैं आपको समझाने के लिए लाई थी। ये कैसी संज्ञाएं हैं? ये मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि परीक्षा में ये नहीं पूछता भाववाचक संज्ञा कौन सी है। परीक्षा में पूछता है घुमा फिराकर पूछता है, बताइए रूढ़ संज्ञा इसमें से कौन सी है, जीवंत संज्ञा इसमें से कौन सी है, कौन सी ऐसी संज्ञा है जो अप्राणीवाचक है। तो उस दृष्टि से मैं इस वीडियो को, इन वीडियोओं को बना रही हूँ। वैसे मैंने संज्ञा पूरा का पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। तो अब समझ में आपको आ गया होगा कि जो ये रूढ़ संज्ञाएं होती हैं, रूढ़ माने जो किसी वस्तु के लिए प्रसिद्ध हो जाएं और वह फिर दूसरे के लिए मतलब जो है प्रयोग ना की जाए, दूसरे वस्तु के लिए प्रयोग ना की जाए। किसी एक वस्तु के लिए जब कोई चीज़, कोई शब्द प्रसिद्ध हो जाए तो उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। और यदि वह नाम ले रहा है तो रूढ़ संज्ञा हो जाता है। जैसे रोटी, एक खाने की चपाती होती है, गोल गोल बनाई जाती है, उसके लिए सब प्रसिद्ध है, जिसे खा करके हम अपना पेट भरते हैं, है ना। रोटी, कपड़ा जिसे हम अपना पहनते ओढ़ते हैं, शरीर ढकते हैं। मकान जिसमें हम रहते हैं, मकान न हम कहाँ रहेंगे, तो मकान का नाम लेते ही हम दिमाग में आ जाता घर, है ना। हाथ ये, पैर ये, मुंह ये, गाय जो दूध देती है, भैंस दूध देती है ना। लेकिन अभी इनका जब टुकड़े करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा इनका। तो अब मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि ऐसे शब्द जो किसी वस्तु के लिए, किसी पशु पक्षी के लिए, किसी मनुष्य के लिए प्रयुक्त हो गए हों और वो प्रसिद्ध हो गए हों, प्रचलित हो गए हों, लेकिन उनके जब टुकड़े किए जाएं तब कोई अर्थ ना निकले, ऐसे शब्द जो है रूढ़ संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अभी ये जो दो और संज्ञाएं हैं, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा, इसे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए इसको पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। अगर समझ में आए तो ये कमेंट ज़रूर कीजिए, दूसरों के पास शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, वह परीक्षा में फेल ना हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए। नमस्कार।